आज हम सब मिलकर मिशेल फूको की मशहूर किताब डिसिप्लिन एंड पनिश के एक बहुत ही अहम हिस्से पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास है इस किताब के अध्याय, संपूर्ण और कठोर संस्थाओं के कुछ अंश, और हमारा मकसद है फूको के इन विचारों को समझना कि आखिर ये जेल जो आज हमें इतनी आम लगती है वो सजा देने का मुख्य तरीका कैसे बन गई। ये कहानी सिर्फ कानून बदलने की नहीं है, ये कहीं ज्यादा पेचीदा है। बिल्कुल। और फोको का सबसे बड़ा तर्क यही है कि जेल कोई अचानक से नहीं आई। अच्छा। हाँ, इसकी जड़ें समाज में पहले से मौजूद उन तरीकों में थीं जिनसे लोगों को नियंत्रित किया जाता था, अनुशासित किया जाता था और कह सकते हैं कि उपयोगी बनाया जाता था। उपयोगी मतलब समाज के लिए, सिस्टम के लिए। तो हम यही देखेंगे कि कैसे जेल सिर्फ आज़ादी छीनने की जगह नहीं बनी, बल्कि एक ऐसा केंद्र बन गई जहां खास तरह का ज्ञान पैदा होता है और शक्ति का इस्तेमाल होता है। ये तो दिलचस्प लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल और देखते हैं फूको जेल के बारे में क्या चौंकाने वाली बातें सामने रखते हैं। जी। तो पहला बड़ा विचार जो फूको रखते हैं वो ये कि जेल किसी नए सजा के कानून के साथ अचानक प्रकट नहीं हुई, नहीं, बल्कि ये पहले से चल रही प्रक्रियाओं का ही एक नतीजा थी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, अजीब लग सकता है शुरू में, पर फूको इशारा करते हैं कि 18वीं और 19वीं सदी में, मतलब जेल के मुख्य बनने से पहले ही, लोगों को कंट्रोल करने के, उन पर नजर रखने के तरीके बहुत विकसित हो रहे थे। कहाँ पर? मतलब अदालतों में? अदालतों से बाहर भी। सोचिए, लोगों को खास जगहों पर बंद करना, उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटना, उनके समय का, उनके शरीर का पूरा पूरा इस्तेमाल करना, जैसे फैक्ट्री में या फौज में। बिल्कुल, उनके बर्ताव के नियम बनाना, उन पर लगातार नजर रखना और सबसे जरूरी उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके उसे सहेजना, ये सब चल रहा था। ओह, यानी लोगों को कह सकते हैं सीधा और काम का बनाने का एक पूरा ढांचा पहले से तैयार हो रहा था। बिल्कुल, मकसद था कि हर व्यक्ति पर बारीकी से काम किया जाए, उसे बदला जाए, उसे अनुशासित किया जाए। तो ये एक आम तकनीक बन गई थी लोगों को ढालने की। हाँ, फूको कहते हैं कि जेल इसी बड़े सिस्टम का एक हिस्सा बनकर उभरी। उसने जेल को तभी शक्ल दे दी थी जब वो सजा का मुख्य तरीका बनी भी नहीं थी। अच्छा। वो जो शुरुआती मॉडल दिखते हैं ना, जैसे गैंड, ग्लूसिस्टर या अमेरिका में वॉलनट स्ट्रीट। हाँ, सुना है इनके बारे में। फूको के अनुसार ये किसी एकदम नई शुरुआत की बजाय इसी बदलाव के पहले निशान थे। ये तकनीकें पहले से थीं, जेल ने बस उन्हें एक जगह इकट्ठा कर लिया। ये वाकई दिलचस्प है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर 19वीं सदी की शुरुआत में जेल एक नई चीज थी, तो इतनी जल्दी ये लोगों को इतनी स्वाभाविक, इतनी सेल्फ एविडेंट क्यों लगने लगी? मतलब ऐसा क्या था इसमें कि बाकी सब सजाएं जैसे देश निकाला, जुर्माना या शारीरिक दंड, वो सब पीछे छूट गई और जेल ही एकमात्र रास्ता नजर आने लगा? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। फूको के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह थी जेल की दिखने वाली सादगी। सादगी कैसे? देखिए, जेल करती क्या है? मोटे तौर पर आपकी आज़ादी छीन लेती है, स्वतंत्रता। हाँ। और क्योंकि ये माना जाता है कि आज़ादी सबके लिए बराबर कीमती है ना? हाँ। तो ये सजा मात्रात्मक लगती थी। मात्रात्मक मतलब? जिसे नापा जा सके। हाँ, जिसे समय में गिना जा सके, दिन, महीने, साल। जुर्माने से अलग इसे ज्यादा बराबरी वाला, ज्यादा इगैलिटेरियन माना गया। सैद्धांतिक तौर पर तो यही था कि ये सब पर एक जैसा लागू होती है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। और क्या इसमें वो सोच भी शामिल थी कि अपराधी ने समाज का कुछ कर्ज लिया है जिससे उसे चुकाना है? हाँ, बिल्कुल। ये विचार बहुत मजबूत था उस वक्त कि अपराधी ने समाज को चोट पहुंचाई है, एक नुकसान किया है, और जेल में बिताया गया समय उस नुकसान की भरपाई है, एक तरह का मुआवजा। अच्छा। फूको इसे सजा की आर्थिक नैतिक स्वस्पष्टता कहते हैं। ये ऐसा लगता है जैसे कोई कर्ज चुका रहा हो अपनी आजादी के समय से। इसी वजह से जेल इतनी प्राकृतिक लगने लगी, जैसे हाँ, यही तो होना चाहिए। समझ रही हूँ। तो मतलब जेल का काम सिर्फ सजा देना नहीं था, उसमें कुछ और भी चल रहा था। फूको यहाँ जेल के दोहरे काम, या कह लीजिए दोहरी बुनियाद की बात करते हैं। दोहरी? हाँ, पहला काम तो वही है जिसका हमने जिक्र किया, कानूनी और आर्थिक पहलू, मतलब स्वतंत्रता और समय छीनकर दंड देना। ठीक है। लेकिन दूसरा काम जो शायद ज्यादा छुपा हुआ है पर उतना ही जरूरी है, वो है तकनीकी और अनुशासनात्मक। तकनीकी अनुशासनात्मक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जेल का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को बदलना, उसे सुधारना, उसे अनुशासन में लाना है, उसे खास तरह का इंसान बनाना है। अच्छा,
और शायद ये सुधार वाला पहलू ही ज्यादा जरूरी था जेल को समाज में मंजूरी दिलाने के लिए, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कानूनी सिस्टम में जेल इतनी आसानी से इसलिए घुस पाई क्योंकि इसने खुद को सिर्फ आजादी छीनने वाले औजार की तरह नहीं दिखाया, बल्कि लोगों को बदलने वाले, सुधारने वाले एक सिस्टम के तौर पर भी पेश किया। फूको जोर देकर कहते हैं कि ये सुधार वाला काम शुरू से जेल का अभिन्न अंग नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। मतलब ये एक तरह का जस्टिफिकेशन था। लेकिन इसी दोहरेपन ने जेल को इतनी ताकत दी। ये सजा भी थी और सुधार का केंद्र भी, कम से कम कागजों पर तो यही दावा था। फूको निगरानी यानी सर्वेलेंस पर बहुत जोर देते हैं अपनी किताब में, और यहीं पर वो जेरेमी बेंथम के मशहूर पैनोप्टिकॉन का आइडिया आता है ना? हाँ बिल्कुल, पैनोप्टिकॉन। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, क्या था ये असल में? हाँ, पैनोप्टिकॉन का डिजाइन जेल बनाने वालों के लिए एक आदर्श मॉडल बन गया था। इसकी खासियत है बीच में बना एक टॉवर, हाँ, जहां से एक गार्ड अपनी जगह से हिले बिना चारों तरफ बनी कोठरियों में बंद सभी कैदियों को देख सकता है। और कैदी? मजे की बात यह है कि कोठरियों में बंद कैदी ये कभी नहीं जान पाते कि उन्हें उस खास पल में देखा जा रहा है या नहीं। वो गार्ड को भी नहीं देख सकते क्योंकि टावर में अंधेरा या पर्दे होते थे। अरे बाप रे, इसका दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा कैदी के? असर ये होता है कि कैदी को हमेशा लगता है कि उस पर नजर रखी जा रही है, हर वक्त, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। हाँ, ये दिखाई देना, विजिबिलिटी ही एक जाल बन जाता है। उसे पता है कि उसे कभी भी देखा जा सकता है, इसलिए वो लगातार निगरानी के एहसास या डर से खुद ही अपने बर्ताव को कंट्रोल करने लगता है। अच्छा, मतलब ताकत अपने आप काम करने लगती है। बिल्कुल, ताकत किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहती बल्कि व्यवस्था में ही बस जाती है। फूको ऐसे कहते हैं, पत्थर में अनुशासन की समझदारी, इंटेलिजेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्टोन, यानी बिल्डिंग की बनावट खुद ही अनुशासन लागू करवाती है। मतलब है क्या ये सिर्फ देखने तक ही सीमित था? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैनोप्टिकन सिर्फ एक इमारत का नाम नहीं था, ये एक सिद्धांत बन गया था। सिद्धांत? हाँ, ये सिद्धांत हर कैदी का पूरा कच्चा चिट्ठा रखने तक फैला हुआ था। मतलब व्यक्तिगत दस्तावेजीकरण, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेजीकरण, मतलब फाइल्स। हाँ, हर कैदी का बारीकी से रिकॉर्ड रखा जाता था। फूको इसे मजाकिया अंदाज में नैतिक हिसाब किताब कहते हैं। नैतिक हिसाब किताब? हाँ, इसमें जेलर, पादरी, डॉक्टर, जो भी काम करने वाले थे, सबकी टिप्पणियां शामिल होती थीं। उसका व्यवहार कैसा है, वो सुधर रहा है या नहीं, उसकी आदतें क्या हैं, वगैरह वगैरह। हर कैदी एक तरह से केस स्टडी बन जाता था। ओहो। इसका मकसद था कैदियों के बारे में, उनके बर्ताव के बारे में, उनके सुधरने की गति के बारे में, उनके भविष्य की संभावनाओं के बारे में एक पूरा भंडार बनाना। और फिर इस जानकारी का क्या होता था? फिर इसी जानकारी का इस्तेमाल उन पर और ज्यादा कंट्रोल रखने और उन्हें बदलने के लिए किया जाता था। तो जेल सिर्फ सजा काटने की जगह नहीं रही, बल्कि ज्ञान पैदा करने की एक फैक्ट्री भी बन गई, एक खास तरह का ज्ञान। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है जिसके बारे में फूको बता रहे हैं कि ध्यान सिर्फ किए गए अपराध से हटकर अपराधी की पूरी जिंदगी और उसके चरित्र पर चला गया। हाँ, मतलब सजा सिर्फ उस एक गलत काम के लिए नहीं रही जो उसने किया था। हाँ, ये फूको का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। वो कहते हैं कि सजा देने वाले सिस्टम ने अपराधी, यानी जिसने सिर्फ कानून तोड़ा है, उससे अलग एक नई किस्म का इंसान घड़ा। वो क्या? अपराधी मिजाज वाला या सुधार जरूरी, डिलिंक्वेंट। हाँ, ये डिलिंक्वेंट सिर्फ अपने किए अपराध से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी, उसका चरित्र, उसकी आदतें, उसका बैकग्राउंड, उसका मनोविज्ञान, सब कुछ उसकी पहचान बन जाते हैं। ये माना जाने लगा कि अपराध तो बस एक लक्षण है, असल बीमारी तो कहीं ज्यादा गहरी है, उसके पूरे व्यक्तित्व में है। तो इसमें अपराधी की पूरी जिंदगी की छानबीन, जिसे फूको बायोग्राफिकल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, उसका क्या रोल था? किसी के अतीत को जानना इतना जरूरी क्यों हो गया जेल के लिए? ये बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि अब सजा देने की प्रक्रिया सिर्फ ये तय करने के लिए नहीं थी कि जुर्म हुआ है या नहीं और उसकी सजा क्या हो, तो फिर बल्कि ये समझने के लिए भी थी कि ये अपराधी आखिर है कौन, उसकी पिछली जिंदगी, उसकी सोच, समाज में उसकी जगह, उसका बचपन, उसकी बुरी आदतें, इन सब को जानना जरूरी माना जाने लगा ताकि उसकी खतरनाक फितरत का पता लगाया जा सके और फिर उसे ठीक किया जा सके। हाँ, ताकि उसे ठीक किया जा सके या कम से कम उसे मैनेज किया जा सके। सजा का मकसद अब सिर्फ बदला लेना या डराना नहीं रहा, बल्कि एक तरह से व्यक्ति का इलाज करना भी बन गया। यही से शायद वो सारे विषय निकले होंगे जो अपराधी का अध्ययन करते हैं। बिल्कुल, यहीं से क्राइमिनोलॉजी जैसे विषयों का उदय जुड़ा है, जो अपराधी को एक वैज्ञानिक अध्ययन का विषय बनाते हैं।
उसकी पैदाइश, उसका माहौल, उसके दिमाग की बनावट, सब कुछ जांच के दायरे में आ गया। तो ये जेल का सिस्टम सिर्फ सजा ही नहीं देता, बल्कि ज्ञान भी पैदा करता है, एक खास तरह का ज्ञान जो शायद सिर्फ जेल के अंदर ही बनता है। बिल्कुल, ये अपराधी मिजाज वाले इंसान के बारे में एक खास तरह का सकारात्मक ज्ञान, पॉजिटिव नॉलेज बनाता है। सकारात्मक ज्ञान? हाँ, मतलब वैज्ञानिक दिखने वाला, तथ्यों पर आधारित ज्ञान। लेकिन फुको हमें सावधान करते हैं कि ये ज्ञान सीधा साधा या निष्पक्ष नहीं होता। तो फिर कैसा होता है? ये ज्ञान परिभाषाएं करता है, लोगों को अलग अलग खांचों में बांटता है, क्लासिफाई करता है और आखिरकार उन पर कंट्रोल करने और शक्ति का इस्तेमाल करने में मदद करता है। वर्गीकरण जैसे? हाँ, मिसाल के तौर पर फेरिस जैसे शुरुआती विचारकों ने कैदियों को बांटा, कुछ होशियार लेकिन बिगड़े हुए, कुछ शातिर, बेवकूफ या आलसी और कुछ बिल्कुल नाकाबिल या निकम्मे। ये वर्गीकरण कैदियों को समझने और उन्हें मैनेज करने के लिए बनाए गए थे। यानी जिसे सुधारा जाना है उसे पहले एक वैज्ञानिक चीज बनाया जाता है, उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है ना? है ना? हाँ, बिल्कुल। ये अपराधी मिजाज वाला व्यक्ति दंड विज्ञान का विषय बन जाता है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है फूको के अनुसार। कैसा शिफ्ट? पहले सजा शारीरिक होती थी, सरेआम तकलीफ दी जाती थी शरीर को। अब फूको के शब्दों में कहें तो जिस्मानी तकलीफ, टॉर्चर्ड बॉडी, की जगह अपराधी की रूह या आत्मा, सोल ऑफ द डिलिंक्वेंट ने ले ली है। आत्मा मतलब रूहानी तौर पर? रूहानी नहीं, बल्कि उसका मन, उसका चरित्र, उसका व्यवहार, उसकी आदतें। अब ताकत का इस्तेमाल इस आत्मा पर होता है, इसकी जांच होती है, इसे ट्रेनिंग दी जाती है, इसे सुधारा जाता है, इसे काबू में किया जाता है। एक मिनट, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। तो क्या फूको ये कह रहे हैं कि जेल का सिस्टम उसी अपराधी मिजाज को खुद ही बनाता है जिसे वो काबू करने का दावा करता है? ये तो बड़ा विरोधाभासी लग रहा है। हाँ, ये उनका सबसे दमदार और शायद सबसे विवादास्पद तर्क है कि जेल खुद ही अपराधी बनाती है। अपराधी नहीं, बल्कि डेलिंक्वेंट बनाती है। वो कहते हैं कि सजा देने की तकनीक और अपराधी मिजाज वाला व्यक्ति, डेलिंक्वेंट, एक ही रणनीति के दो पहलू हैं। फूको उन्हें जुड़वा भाई कहते हैं। जुड़वा भाई कैसे? जिसका अतीत संदिग्ध है, जिसका चरित्र बिगड़ा हुआ है और जो समाज के लिए खतरा है। और फिर यही अपराधी मिजाज, यही बिगड़ापन, यही खतरा, जिसे पहचानना, नापना और इलाज करना जरूरी बताया जाता है, यही चीज जेल के होने और उसके तरीकों को सही ठहराने का काम करती है। अच्छा, ये डिलिंक्वेंसी अब अदालतों और कानूनों पर हावी हो जाती है। फूको इसे बड़ा दिलचस्प नाम देते हैं, जेल का न्याय व्यवस्था से बदलाव। जेल का बदला? हाँ, क्योंकि अब जेल के बनाए हुए पैमाने, जेल का पैदा किया हुआ ज्ञान, जेल की बनाई हुई डिलिंक्वेंट की छवि ही न्याय पर असर डालने लगती है। जज अब सिर्फ कानून नहीं देखता, वो अपराधी के चरित्र को भी देखता है, जिसे जेल ने परिभाषित किया है। में फैले हुए दूसरे अनुशासनात्मक ताकतों, डिसिप्लिनरी पावर से, जैसे फौज में, स्कूलों में, अस्पतालों में, कारखानों में लोगों को कंट्रोल करने के जो तरीके इस्तेमाल होते थे। हाँ, वो वर्गीकरण, निगरानी, समय सारणी। बिल्कुल, वही सब टेक्निकें धीरे धीरे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में घुस गईं और उस पर कब्जा कर लिया, उसे अपना गुलाम बना लिया। जेल इन बाहरी तकनीकों के लिए न्याय व्यवस्था में घुसने का एक तरह का दरवाजा बनी। तो हमने देखा कि फूको के नजरिए से जेल सिर्फ सजा देने का एक आसान या सीधा तरीका बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही जटिल मशीन है, एक तकनीक है जो लगातार नजर रखने, वर्गीकरण करने, दस्तावेज बनाने और खास तरह का ज्ञान पैदा करने के जरिए लोगों को काबू में रखने और उन्हें बदलने की कोशिश करती है। हाँ, ये सिर्फ आजादी नहीं छीनती, बल्कि लोगों को एक नए सांचे में ढालने का एक बड़ा प्रोजेक्ट बन जाती है। और सबसे अहम बात जो समझ में आई वो ये है कि जेल के सिस्टम ने अपराधी मिजाज वाले इंसान की धारणा को घड़ा। बिल्कुल। और फिर इसी धारणा ने जेल को न्याय व्यवस्था में एक स्थायी और लगभग जरूरी जगह दिला दी। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया को विज्ञान और सुधार की चाशनी में लपेटकर जायज ठहराया गया। फुको के लिए जेल न्याय व्यवस्था का वो अंधेरा कोना है जहां ताकत खुलकर अपना खेल खेलती है और ज्ञान के पर्दे के पीछे उसे सही ठहराया जाता है। आज की इस गहरी बातचीत से एक सवाल मन में घूम रहा है, सोचने पर मजबूर कर रहा है। फुको ने जेल के जिन तरीकों का खुलासा किया, ये लगातार निगरानी, चाहे वो असली हो या सिर्फ महसूस होती हो, लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटना, उनकी जिंदगी और बर्ताव के बारे में बारीक जानकारी इकट्ठा करना और उन्हें सुधारने या बदलने की कोशिश करना, क्या ये तरीके आज जेल की दीवारों के बाहर भी काम कर रहे हैं?
ये बहुत मौजू सवाल है। हमारी दूसरी संस्थानों में जैसे स्कूल, अस्पताल, दफ्तर या शायद हमारी डिजिटल दुनिया में भी, सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन शॉपिंग में, क्या हम सब अनजाने में किसी न किसी तरह के पैनोप्टिकॉन में जी रहे हैं, जहां हमें लगातार परखा जा रहा है, वर्गीकृत किया जा रहा है और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल। फूको का विश्लेषण हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि अनुशासन और नियंत्रण की ये तकनीकें कितनी व्यापक हो सकती हैं। इस पर सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।